जब बड़े निर्माता ने रफ़ी साहब से कह दिया था मैं फिल्मी दुनिया में नया रफ़ी लाकर खड़ा कर दूंगा, देखता हूँ तुम्हें काम कौन देता है, और फिर वक्त का मिजाज ऐसा बदला कि उस डायरेक्टर को अपनी एक फिल्म के गीत के लिए रफ़ी साहब के पास भेजना पड़ा ब्लैंक चेक, और कहा रफ़ी साहब इस गीत की फीस के तौर पर जो चाहे रकम भर सकते हैं। लेकिन रफ़ी साहब ने अपनी वही फीस ली जो वह बाकी गीतों के लिए लेते थे। दोस्तों, आखिर कौन था वह निर्माता जिसने रफ़ी साहब को कह दिया था वह दूसरा रफ़ी लाकर खड़ा कर देंगे? यह जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं। गीत चाहे कितना भी कठिन हो लेकिन रफ़ी साहब उसे आसान बना देते थे। दोस्तों, जिस गीत को गाने से बड़े बड़े गायक पीछे हट जाते थे, रफ़ी साहब उसी गीत को बड़ी आसानी और खूबसूरती से गा लिया करते थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस निर्माता की जिसने दूसरा रफ़ी खड़ा करने का दावा किया था। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में बी.आर. चोपड़ा एक बड़ा नाम रहा है। उनकी बनाई फिल्में आज भी याद की जाती हैं। 15 अगस्त साल 1954 में बी.आर. चोपड़ा बैनर्स तले बनी फिल्म नया दौर सभी को याद होगी। फिल्म नया दौर के गीत एक से बढ़कर एक सुपर हिट रहे थे। वहीं फिल्म में दिलीप कुमार, वैजंती माला, अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई थी और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए गीतों ने हर तरफ धूम मचा दी थी और यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। और फिल्म की कामयाबी से बी.आर. चोपड़ा भी घमंड में चूर थे। के साथ तुम्हारा मैंने। और ऐसे में कहा जाता है बी.आर. चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म नया दौर की जो टीम है वह सिर्फ उनके साथ ही काम करे और वह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहते थे जिसके तहत वह किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं करे। और फिल्म नया दौर के सभी गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे, चाहे वह दिलीप कुमार पर फिल्माए गए हों या फिर कॉमेडियन जॉनी वॉकर पर या फिर फकीर पर। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का बाबू नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश गुन में फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बंधे नहीं है, आना है तो। और ऐसे में बी.आर. चोपड़ा चाहते थे कि वह रफ़ी साहब के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और ऐसे में बी.आर. चोपड़ा ने रफ़ी साहब के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह सिर्फ उनके प्रोडक्शन के लिए ही गाए और वह पैसे और काम की कोई चिंता न करे। और बी.आर. चोपड़ा ने रफ़ी साहब से कहा इस करार के बाद उन्हें काम की कोई कमी नहीं रहेगी और फीस के तौर पर उन्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी। और यह ऑफर मिलने के बाद रफ़ी साहब थोड़ी देर शांत रहे और उसके बाद विनम्रता से उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से कहा। रफ़ी साहब ने कहा पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आवाज आम लोगों के लिए है, सबके लिए, आम लोगों की खुशी के लिए। जब भी मुझे अच्छा गीत मिलेगा मैं उसे गाना चाहूँगा और आपकी फिल्मों के लिए भी गीत गाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन बाकी लोगों की फिल्मों के लिए नहीं गाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। रफ़ी साहब ने यह बात बड़ी ही विनम्रता से कही, लेकिन चोपड़ा साहब को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने तैश में आकर रफ़ी साहब को कह दिया मैं फिल्मी दुनिया में नया रफ़ी लाकर खड़ा कर दूंगा, देखता हूँ तुम्हें काम कौन देता है। और बी.आर. चोपड़ा का फिल्मी दुनिया में काफी प्रभाव था। बी.आर. चोपड़ा के कहने पर कुछ निर्माताओं ने रफ़ी साहब से कुछ समय के लिए किनारा करना शुरू कर दिया, लेकिन जब धीरे धीरे निर्माताओं को इस बात का एहसास होने लगा कि जो गीत रफ़ी साहब गा सकते हैं कोई और नहीं, तो वह धीरे धीरे रफ़ी साहब के पास लौटकर आने लगे और चोपड़ा साहब अपनी बात को पूरा करने के चक्कर में गायक महेंद्र कपूर को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन गायक महेंद्र कपूर भी रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे और महेंद्र कपूर साहब ने भी काफी हद तक अपनी आवाज को रफ़ी साहब के अंदाज में ही ढाल लिया था। और चोपड़ा साहब की इस जिद से चोपड़ा साहब के पसंदीदा संगीतकार रवि जी भी परेशान थे, क्योंकि संगीतकार रवि जो भी धुन तैयार करते थे रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर ही करते थे।
ऐसे में इस जिद से वह भी परेशान हो चुके थे और इसके बाद वक्त ने करवट ली और वक्त आया साल 1965 का, जब बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म वक्त बनाने का फैसला लिया। तुझे मालूम नहीं। और फिल्म के गीत लिखे साहिर लुधियानवी ने और संगीत तैयार किया रवि ने। और फिल्म के 2 गीत तो महेंद्र कपूर से गवाए जा चुके थे। ऐसे में फिल्म के टाइटल सॉन्ग की बात आई तो रवि साहब अपनी जिद पर अड़ गए। मोहब्बत में है गर्मी आँखों हसीन ख्वाब निगाहों कल और आज वक्त की। और उन्होंने कहा इस गीत को रफ़ी साहब के सिवा कोई नहीं गा सकता, क्योंकि मैंने जो धुन तैयार की है वह रफ़ी साहब को ध्यान में रखकर ही की है। और अब अगर इस गीत को कोई गाएगा तो वह रफ़ी साहब ही गाएंगे। और जब रवि साहब ने चोपड़ा साहब को धुन सुनाई तो वह भी मान गए कि इस गीत को रफ़ी साहब के सिवाय कोई नहीं गा सकता। वक्त की हर शय गुलाम। और रवि जी कहते हैं जब चोपड़ा साहब को एहसास हुआ कि वाकई यह गीत सिवाय रफ़ी साहब के कोई नहीं गा सकता तो वह मान गए। अब मैं ये नहीं जानता कि उन पर क्या गुजरी और उनके मन में क्या आया, और उन्होंने मेरे सामने एक ब्लैंक चेक लाकर रख दिया जिस पर चोपड़ा साहब के हस्ताक्षर थे और उन्होंने कहा ये चेक ले जाकर रफ़ी साहब को दे दीजिए और वह जो चाहे रकम भर ले इस गीत को गाने के लिए। और मैं वह ब्लैंक चेक लेकर रफ़ी साहब के पास गया और मैंने यह गीत गाने का प्रस्ताव उनके सामने रखा और रफ़ी साहब भी खुद आश्चर्यचकित थे कि चोपड़ा जी उनसे अपनी फिल्म का गीत गवाना चाहते हैं। और रफ़ी साहब बिना किसी पुरानी कड़वाहट और गिले शिकवे के यह गीत गाने के लिए मान गए और उन्होंने यह गीत गा भी दिया और वह गीत गाकर जाने लगे। और मैंने रफ़ी साहब को ब्लैंक चेक दिया और कहा आप जो चाहे रकम भर ले, और रफ़ी साहब ने मुझे वह चेक लौटाते हुए कहा, और रफ़ी साहब ने विनम्रता से कहा मैं इस गीत के लिए अपनी वही फीस लूंगा जो मैं बाकी सभी से अपने और गीतों के लिए फीस लेता हूँ। और रफ़ी साहब ने इस गीत को इतने खूबसूरत अंदाज से गाया कि यह गीत अमर हो गया और उन्होंने फीस भी उतनी ही ली जितनी वह लेते थे। वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वह इस गीत के लिए काफी मोटी रकम वसूल कर सकता था। और जब चोपड़ा साहब ने इस गीत को सुना तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि रफ़ी जैसा कोई दूसरा गायक नहीं है, और उन्होंने कह दिया दूसरा मोहम्मद रफ़ी कभी नहीं बन सकता, मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक है। दोस्तों वक्त इसी का नाम है जो बड़े से बड़े को झुका देता है और जो सम्मान पाने के लायक है उन्हें सम्मान दिलाकर ही रहता है। दोस्तों ये बात वक्त ने भी साबित कर दी थी कि रफ़ी साहब का रुतबा उनसे कोई नहीं छीन सकता। वक्त से दिन और रात तुम मुझे भुला ना पा। दोस्तों ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी, इससे पहले भी कई किस्से ऐसे हो चुके हैं, लेकिन जब भी किसी ने रफ़ी साहब की तरफ उंगली उठाने की कोशिश की है वक्त ने हर बार उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।